हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम्स के। इसमें स्टेनो, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ड्राइवर का जो पोस्ट आया उसी का हम प्रैक्टिस लगा रहे थे। ठीक है, तो अभी तक 15 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज का ये होगा 16वां प्रैक्टिस सेट, जिसको हम लोग देखेंगे। और इसमें अगर हम बात करें तो टोटल फुल सिलेबस के अनुसार इसमें फुल प्रैक्टिस सेट होगा, जो कि आप इसमें पूरा प्रैक्टिस लगा के अपने आप को आकलन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार जो है नया प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 16, जिसमें सबसे पहले हम हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे 25। इसके बाद फिर इंग्लिश के क्वेश्चन होगा 25। फिर लास्ट में जीएस का होगा। सबसे लास्ट में हम मैथ के 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक बने रहेगा, तभी इसका फायदा आपको एग्जाम में मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन हिंदी का है कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है, वह किस प्रकार के स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, जिनकी ध्वनि केवल मुख से या मुंह के द्वारा निकलता है उन्हें हम कहते हैं निरानुनासिक स्वर। ठीक है, निरानुनासिक स्वर कहेंगे। आंसर इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निरानुनासिक स्वर कि अगर हम बात करें तो कौन सा है, तो वो होता है बड़ा आ के ऊपर चंद बिंदी होती है, इसको हम कहते हैं निरानुनासिक स्वर। इसके उच्चारण में वायु जो होता है मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे शुद्ध रूप से लिखा हुआ है ऑप्शन बी में, जो कि ऑप्शन बी में लिखा हो तो ये शुद्ध रूप से लिखा हो, बाकी सारे गलत लिखे हुए हैं। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? कौन सा गलत लिखा हुआ है किस ऑप्शन में? तो यहाँ गलत जो लिखा हुआ वो बी पार्ट में गलत लिखा हुआ, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी पार्ट वाला गलत लिखा हुआ है। इसका अगर शुद्ध रूप से लिखते हैं तो क्या लिखा जाएगा? तो इस तरीके से लिखते हैं, निश्चेष्ट को निश्चेष्ट। ठीक है, ये लिखा जाता है, मतलब यहाँ पे आधा सा ये वाला होता है और ये राइट है, बाकी ये गलत हो जाएगा बी पार्ट। बाकी सारे सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबों की सहायता करो। इसमें गरीब शब्द क्या है ये बताना है। गरीब शब्द इसमें विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, विशेष के रूप में प्रयोग हुआ है, जातवाचक संज्ञा के रूप में या फिर भाववाचक संज्ञा के रूप में। तो यहाँ पे गरीबों की सहायता करो, इसमें अगर देखा जाएगा तो आंसर हो जाएगा ये सी ऑप्शन। इसमें जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। जातिवाचक संज्ञा जो होते हैं, जो एक शब्द होता है और पूरे समुदाय को व्यक्त करता हो, जैसे कि छात्र हो गया, गरीब है, अमीर है, व्यापारी है, अधिकारी है, तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा के रूप में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? ठीक है, तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ता है उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। जैसे कि राम खाता है, तो राम खाता है, इसमें क्या हो जाएगा? आम जो है एक कर्म है और खाना और जो है ये क्या है? क्रिया के रूप में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे कर्म पर जो है प्रभाव पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए विकल्पों में से हमें बताना है कि सबसे अच्छा विकल्प इसमें से कौन सा है। यहाँ पे दिया गया है कि अब भूख बढ़ती ही जा रही है, यह किस प्रकार का वाक्य है, किस प्रकार का है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा प्रगति द्योतक जो है पक्ष। ऐसे वाक्य प्रगति द्योतक पक्ष क्या होता है? तो ऐसे वाक्य जिनके क्रिया में लगातार वृद्धि होने का बोध हो, वहां पे प्रगति द्योतक पक्ष होता है। जैसे कि अब भूख बढ़ती ही जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? भूख बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्रिया क्या हो रही है? लगातार क्रिया में वृद्धि का जो है इसमें संकेत हो रहा है। जैसे कि एक और हो गया, बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रगति द्योतक पक्ष के रूप में ये वाक्य हो जाएगा। चलिए 19 शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है। तो 19 में उपसर्ग की बात करेंगे तो मूल शब्द के पहले जो शब्द लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे 19 में उन उपसर्ग लगा हुआ है, सी पार्ट राइट है। ठीक है, उन से 59 बनता है, 39 बनता है, 29 बनता है, 79 बनता है और 19 भी उसी से बनता है। चलिए अगला प्रश्न है, सब व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम बताना है। सभ्य का हमें बेसिकली विलोम शब्द बताना है। तो विलोम शब्द सभ्य का क्या हो जाएगा? सभ्य का होता है असभ्य। आंसर डी ऑप्शन है। चलिए उपत्यका का विलोम शब्द क्या है, अगले क्वेश्चन में बताना। तो उपत्यका का विलोम हो जाएगा अधित्यका, जो कि बी पार्ट में दिया गया है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किनारा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10,
किनारा का पर्यायवाची इसमें से देखा जाए तो तट, मुहाना, तीर ये सभी होता है, लेकिन कर नहीं होता। कर जो होता है ये लगान का पर्यायवाची है, ठीक है। कर क्या होता है, लगान का पर्यायवाची होता है, बाकी सारे किनारा का पर्यायवाची। तो आंसर आपका इसमें डी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न में भी हमें पर्यायवाची बताना है मनसिज का। मनसिज का पर्यायवाची क्या होता है, तो मनसिज जो होता है वो कामदेव का पर्यायवाची होता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। इसके अन्य पर्यायवाची में मदन, मकरध्वज, केतन, कंदर्प, अनंग, पुष्पधन्वा, पंचसर, रतिपति ये सभी जो है आते हैं। चलिए ओघ शब्द का पर्यायवाची, अगले प्रश्न में ओघ शब्द का पर्यायवाची बताना है। ओघ शब्द का पर्यायवाची होता है ढेर। ढेर का ये पर्यायवाची है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ढेर का अन्य पर्यायवाची में अंबार आ जाता है, ठीक है। अंबार अन्य पर्यायवाची में हो जाता है। इसके अलावा जमाव हो जाता है, पुंज भी इसी का पर्यायवाची है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करिए, ठीक है। अंबुज और अम्बुद का अर्थ बताना है। ये दो शब्द दिया गया है। पहले वाले अंबुज का अर्थ क्या होता है, दूसरे वाले अम्बुद का अर्थ क्या होता है। तो पहले वाला जो अंबुज है उसका अर्थ होता है कमल, दूसरे का अर्थ जो है बादल होता है। तो आंसर ये पार्ट करेक्ट है, ठीक है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द में इसको क्या कहेंगे, तो जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको हम कहते हैं अनुज। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। और जो पहले जन्मा हो उसको हम कहेंगे अग्रज, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट है। जिसका जन्म छोटी जात यानी कि निचले वर्ण में हुआ हो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं अंत्यज। आंसर सी पार्ट करेक्ट है, ठीक है, अंत्यज। अंडे से उत्पन्न जीव को अंडज कहते हैं, जो छूने योग्य ना हो उसे अछूत कहा जाता है। श्रद्धानंद का संध विच्छेद क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 बताना है। श्रद्धानंद का संध विच्छेद, तो यहाँ पे इसका अगर हम संध विच्छेद करते हैं तो श्रद्धा प्लस आनंद इसका संध विच्छेद बनता है। और आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ये किस संधि का उदाहरण है, तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संध विच्छेद, उच्छ्वास, उच्छ्वास का संध विच्छेद होता है उत प्लस श्वास, जो कि डी पार्ट में लिखा हुआ है। और यह है व्यंजन संधि का उदाहरण, ठीक है। तो व्यंजन संधि हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई, ठीक है। इसमें बताना कि कौन सा समास है। हाथों हाथ जो लिखा हुआ है इसमें कौन सा समास है ये बताना, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हाथों हाथ में समास की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा समास है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अव्ययी भाव, जिस समास में अगर हम बात करें पद, पहला पद जो होता है अव्यय होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है, और यहाँ पे समस्त पद में अव्यय के अर्थ की प्रधानता होती है, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ अव्यय भाव हो जाएगा। गंगा तट में कौन सा समास होता है, गंगा तट। गंगा तट में अगर हम देखेंगे तो इसमें यह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, और यह संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, गंगा तट का संबंध तत्पुरुष, ठीक है। भारत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से इसमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। विभाव है, अनुभाव है, स्थायी भाव है, संचारी भाव है। तो यहाँ अगर हम देखें तो स्थायी भाव का इसमें इनका उल्लेख नहीं किया गया, बाकी विभाव का उल्लेख है, अनुभाव का उल्लेख है, संचारी भाव का भी उल्लेख है, ठीक है। अगले प्रश्न में हमें बताना है अलंकार। माया महा ठगनी हम जान, तिरगुन फांस लिए कर, डोले बोले मधुरी बानी। यहाँ पे कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका है सी पार्ट, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का उदाहरण है, श्लेष अलंकार मतलब श्लेष में होता है चिपका हुआ, अर्थात जब वाक्य में, जब काव्य में प्रस्तुत किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूतियों में दाल बांटना, जूतियों में दाल बांटना, इसके लिए मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो इसके लिए अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा हो जाना, जो कि डी पार्ट में दिया गया, ठीक है। लड़ाई झगड़ा हो जाना, आंसर डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 25 तक गद्यांश को आपको पढ़ना और गद्यांश से आंसर देना है। ये गद्यांश लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़िएगा। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, जीवन यापन करने के लिए कैसी शिक्षा चाहिए। तो गद्यांश को जब आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा यांत्रिक शिक्षा, ठीक है। शिक्षा व्यक्ति में किन गुणों का विकास करने वाली होनी चाहिए, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा ए पार्ट, सामर्थ्य एवं साहस। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्यक्ति से अपेक्षित है कि वह क्या हो। तो गद्यांश को पढ़ेंगे तो आंसर इसका बी निकल के आएगा, जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो ये थे हिंदी के क्वेश्चन। अब हम देखेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इंग्लिश का दिया गया है, यहाँ पे कहाँ पे एरर है, ये वाक्य दिया गया है, मॉडर्न साइंस हैव ब्रोकन मेनी मिथ्स अबाउट आवर फूड एंड डाइट। यहाँ पे हमें बताना है कि कहाँ पे एरर दिया गया है इस वाक्य में। एरर की बात करेंगे तो इसमें जो एरर है मॉडर्न साइंस हैव जो लिखा हुआ है यहाँ पे एरर दिया गया है। क्या एरर है, तो यहाँ पे इसके स्थान पर होना चाहिए था मॉडर्न साइंस हैज। हैव के स्थान पर हैज का प्रयोग होगा, यहाँ पे हैज का प्रयोग करना चाहिए था। क्यों करना चाहिए था, क्योंकि वाक्य का जो सब्जेक्ट है मॉडर्न साइंस वो क्या है, ये सिंगुलर वाक्य है। ठीक है, सिंगुलर वाक्य। जब सिंगुलर वाक्य हो जाता है तो उसके लिए जो वर्ब लगता है, क्रिया लगती है, वो भी सिंगुलर लगेगी, जो कि हैज लगेगी, ना कि हैज हैव। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। द अपीयर्स टू बी रादर रफ टुडे फॉर द शिप्स टू सेल। यहाँ पे क्या भर दें जिससे कि ये ऑप्शन जो है कंप्लीट हो जाए, वाक्य कंप्लीट हो जाए। तो रिक्त स्थान में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे वेदर भरा जाएगा, आंसर डी ऑप्शन है। वेदर मतलब मौसम का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ अगर अन्य शब्द देखते हो तो इन्वायरमेंट हो जाता है, पर्यावरण, क्लाइमेट मतलब जलवायु हो जाता है, एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण हो जाता है, और करेक्ट यहाँ पे वेदर जब भरते तो द वेदर अपेयर्स टू मतलब मौसम अपेयर्स हुआ टू बी रादर रफ टुडे फॉर द शिप्स टू सेल्स। ठीक है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में हमें बताना है डायरेक्ट इंडायरेक्ट वाला बताना। ठीक है, इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। सीमा सेड टू हर डॉटर डोंट गो नियर द बेल। यहाँ पे इसका इनडायरेक्ट स्पीच जो बदलना है तो क्या बदल के होगा, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो रिपोर्टेड स्पीच है वो डोंट से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यह इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच जो बनेगा वो बन जाएगा सीमा वार्नड हर डॉटर नॉट टू गो नियर द वेल। तो आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डोंट गो हो जाएगा, तब यहाँ उसके लिए हम वार्न यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, वार्न का प्रयोग करेंगे, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में हमें बताना है पैसिव फॉर्म, एक्टिव पैसिव। उसमें से ये एक्टिव में दिएगा वी ऑल रिगार्ड लीजा एज एन एक्सपर्ट। इसका हमें पैसिव बताना क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के रूप से प्रयोग से स्पष्ट है कि ये जो वाक्य है क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया गया है। ठीक है, इसका पैसिव स्ट्रक्चर जो बनाएंगे वो उसमें आएगा ऑब्जेक्ट सबसे पहले, इसके बाद ईजेएमआर जो भी लगेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर बाई के साथ सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड जितने भी होंगे वो सभी लग जाएंगे। तो इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म जो होगा वो सी पार्ट में लिखा हो, लीजा इज रिगार्डेड एज एन एक्सपर्ट बाई ऑल ऑफ अस। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इन द गिवन इडियम। मतलब मुहावरे का हमें अर्थ बताना है। बटरफ्लाइज इन द स्टमक। ठीक है, स्टमक, इसका हमें अर्थ बताना है। मुहावरा है तो मुहावरे का हमें अर्थ बताना क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाता है बीइंग नर्वस, मतलब बेचैन हो जाना। तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बीइंग नर्वस। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 के बाद अब देखेंगे 31। दिया गया सेलेक्ट द वर्ड व्हिच मींस द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन गिवन। मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, इसके लिए एक शब्द में इसको हम क्या कहेंगे, एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, मतलब कि सिंहासन तागना। सिंहासन तागने के लिए कह देते हैं एब्डिकेशन। एब्डिकेशन कहेंगे, आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट, राज त्याग जिसको कह सकते हैं हिंदी में। अगला प्रश्न है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड हैव बीन गिवन आउट ऑफ व्हिच वन वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। मतलब इसमें से कौन सा एक गलत वर्ड लिखा हुआ है वर्ड के मामले में, यहाँ पे बताना क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 का आंसर क्या होगा, 32 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ए पार्ट में जो लिखा हुआ इरप्रेसिबल, ये गलत लिखा हुआ है, इसकी स्पेलिंग जो है गलत है। इसकी सही स्पेलिंग हो जाता है AIRREP। ठीक है, RESSIBLE। ठीक है, ये इसका जो है सही रूप से, यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है यहाँ पे ई होना चाहिए था, जो कि गलती किया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है, अर्थ क्या होता है इसका मीनिंग का, स्थिर मतलब अदम में इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट में गलती, बाकी सारे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची। इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, क्या डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट का पर्यायवाची क्या होगा, डिस्पोंडेंट का पर्यायवाची इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है हताश। इसका अर्थ होता है हताश, हताश या उदास। उदास का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड, जो कि डी पार्ट में लिखा हो, डिप्रेस इसका जो है अर्थ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें सिनोनिम्स बताना है, पर्यायवाची बताना है। इंडेलेबल का पर्यायवाची, इंडेलेबल मतलब होता है अमिट।
इनडिलेबल मतलब अमिट होता है, स्थाई। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा इनएरेजेबल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द बताना है। कंप्लासेंट, कंप्लासेंट का विलोम क्या होता है? कंप्लासेंट मतलब होता क्या है? तो इसका अर्थ होता है, इसका मतलब मीनिंग हो जाएगा प्रसन्न। ठीक है, प्रसन्न मतलब आत्म संतुष्ट कह सकते हैं। इसका हो जाएगा एंटोनिम मतलब विलोम हो जाएगा हम्बल। ठीक है, हम्बल मतलब हो जाएगा साधारण या फिर दीनहीन। ठीक है, हम्बल मतलब साधारण या फिर दीनहीन। तो इसका एक्यूरेट जो होगा आंसर यही हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार। चलिए अगले प्रश्न में भी हमें एंटोनिम ही बताना, विलोम शब्द बताना है। इसका प्राइम का, प्राइम का विलोम क्या हो जाएगा? प्राइम का विलोम हो जाता है, प्राइम मतलब होता है शिष्टता प्रिय। ठीक है, शिष्टता प्रिय हो जाएगा इसका अर्थ। इसका अर्थ होता है शिष्टता प्रिय। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? या फिर इसको हम औपचारिक कह सकते हैं, औपचारिक। तो यहाँ पे इसका जो विलोम होगा वो हो जाएगा सी पार्ट, डिसहेबल्ड। डिसहेबल्ड मतलब, डिसहेबल्ड मतलब होता है अस्त व्यस्त। ठीक है, अस्त व्यस्त। तो यही इसका विलोम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। राजा द द हाउस बिफोर हरी गॉट दियर, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो 37 में क्या भरा जाएगा? 37 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भरा जाएगा हैड लेफ्ट। ठीक है, हैड लेफ्ट का प्रयोग होगा क्योंकि वाक्य में दो क्लॉज बिफोर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बिफोर से जुड़ा हुआ है और बिफोर से जुड़े हुए दो क्लॉज में पहली जो क्लॉज होती है, जो कार्य पहले हो चुका होता है, उसको पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, इसीलिए यहाँ पे हैड लेफ्ट का प्रयोग करेंगे। और जो दूसरी क्लॉज होता है, मतलब कि जो कार्य बाद में हुआ है, उसको पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हरी गॉट देयर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैड प्लस वर्ब का पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे प्रयोग होगा। आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न 38 में अगर देखते हैं तो प्लीज साइन दीज डॉक्यूमेंट्स डैश इंक सो दैट दे कैन बी प्रिजर्व्ड। यहाँ क्या भरा जाएगा 38 में? तो 38 में रिक्त स्थान जो दिया गया, यहाँ पे इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इनका प्रयोग क्योंकि उपरोक्त तो भाव में अगर देखें तो साइन के साथ इनका प्रीपोजिशन का प्रयोग करा जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स इन इंक सो दैट दे कैन बी प्रिजर्व। बहुत सुशांत, और यहाँ पे फिर इसके बाद डैश है, फिर रोहित आर हैंडसम। यहाँ क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पे एंड का प्रयोग करेंगे क्योंकि अब यहाँ पे दो सामान्य भाव वाले वाक्यों तथ्यों को जोड़ना होता है, तो वहां पे हम एंड का प्रयोग कर लेते हैं। तो ठीक है, तो बहुत के साथ यहाँ पे एंड का प्रयोग होगा। आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे फिलअप करना है। ऑफ दिस डेज इज डूइंग एनीथिंग वर्थ वाइल, यहाँ पे क्या भरेंगे क्वेश्चन नंबर 40 में? तो यहाँ पे हो जाएगा नन। नन का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि जो बोथ होता है दो व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है, ईच जो होता है दो से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयोग करते हैं प्रत्येक के सेंस में। नन जो होता है वो दो से अधिक व्यक्तियों के लिए, कोई नहीं के सेंस में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो नन ऑफ दिस बॉयज इज डूइंग एनीथिंग वर्थ वाइल, तो यहाँ पे ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में हमें भरना ही है, करिश्मा हैज नॉट बीन एबल टू रिकॉल हर डैश, यहाँ आगे क्या भरा जाएगा? तो 41 में इस तरीके से ऑप्शन दिया गया यहाँ पे। ठीक है, और डिड सी लाइव, डज सी लाइव, लाइव या फिर सी लाइव। तो 41 में अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे सी लाइव का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर का प्रयोग यहाँ कंजंक्शन के रूप में हुआ है और इसके बाद सिंपल सेंटेंस प्रयोग है, मतलब कि करिश्मा हैज नॉट बीन एबल टू रिकॉल वेयर सी लाइव। तो आंसर सी डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए कुछ क्वेश्चन नंबर 42, चूज द ऑप्शन व्हिच गिव्स द करेक्ट एब्रिविएशन। इसमें से कौन सही रूप से लिखा हुआ है ये बताना। ठीक है, करेक्ट एब्रिविएशन के रूप में लिखा हुआ है, मतलब पंक्चुएशन सही किया गया है। 42 में अगर हम देखें तो आंसर डी ऑप्शन जो लिखा नॉर्थ एस टी तक फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो ये जो है सही रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी जो जनवरी 12 1965 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जनवरी का यूज जो किया गया देखिए JANU किया जाता है, जबकि अगर फुल स्टॉप लगाना है तो यहाँ पे JAN और इस तरीके से फुल स्टॉप लगाते हैं, यू नहीं लगाते, तो इसलिए यहाँ पे एरर है। लक्ष्मी पेपर कॉम डॉट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डॉट के बाद देखिए लक्ष्मी पेपर कोई कंपनी का नाम है तो CO डॉट करके कर दिया जाता है, ना कि COMP करके लगाया जाता है। ठीक है, और सैटरडे में ये सैटरडे मई 19 में सैटरडे जो लिखा हुआ है ये गलत दिखा, यहाँ पे SAT करके डॉट लगा देते हैं, तो वो फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो इस तरीके से ऐसे ही होता, ना कि SATUR लिखेंगे, तो यहाँ पर भी एरर है। तो डी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब मीन्स टू रिमूव, मतलब इसमें से किसका अर्थ है
टू रिमूव, हटाना। तो यहाँ अगर देखेंगे तो टेक ऑफ का मतलब होता है टू रिमूव, ठीक है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। फिगर ऑफ स्पीच अगले में बताना मतलब कि अलंकार क्या हो जाएगा। इंटीग्रिटी इज द बैकबोन ऑफ करेक्टर, इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया, फिगर ऑफ स्पीच बताना। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। तो इंटीग्रिटी इज द बैकबोन ऑफ करेक्टर, द फिगर ऑफ स्पीच हेयर इज मेटाफोर, इसमें मेटाफोर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। मेटाफोर इज सिंपली इम्प्लाइड, मेटाफोर इज इम्प्लाइड सिमिली, तो आंसर मेटाफोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है कि व्हिच सेगमेंट सेंटेंस व्हिच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर, कहाँ पर किया गया है। इट्स अ गुड आइडिया टू रीड अपॉन कंपनी बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, यहाँ इसमें किधर एरर है ये बताना है 45 में, ठीक है, किस पार्ट में गलती की गई है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इट्स जो लिखा हुआ पहला इट्स ही गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे इट्स की जगह पर इट इज होना चाहिए था, या अपॉस्ट्रोफी लगा के यहाँ पे होना चाहिए था, जो कि इट्स नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। तो गलती पहले वाले में गलत, तो बी पार्ट हो जाएगा, क्योंकि इट्स जो होता है वो पॉसेसिव केस होता है जो सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त नहीं होता, और इट इज या फिर इट अपॉस्ट्रोफी एस जो लगा होता है, या फिर इट हैज का जो शॉर्ट फॉर्म है, इट इज का शॉर्ट फॉर्म है जो कि सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होगा, तो इट इज का प्रयोग होगा, ना कि इट्स का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेगमेंट ग्रामेटिकल एरर बताना। यहाँ पर भी द प्रिंसिपल वाज एक्सट्रीमली एंग्री ऑन द बॉयज हु थ्रू द पीसेज ऑफ चाक एट द टीचर, कहाँ एरर किया गया इसमें। तो गलती अगर बात करेंगे ग्रामेटिकल एरर 46 में, तो यहाँ एंग्री ऑन जो लिखा हुआ है गलती यहाँ पर है, यहाँ पे एंग्री एट होना चाहिए था, ठीक है। एंग्री ऑन की जगह पर एंग्री एट होना चाहिए था, क्योंकि एंग्री का प्रयोग निम्न रूप से कर सकते हैं, जैसे कि एंग्री ऑन मतलब समथिंग और मटेरियल हो उसके लिए, और एंग्री एट मतलब समबडी और समवन, अगर कोई जीव है, सजीव है, पुरुष है, तो उसके लिए हम एंग्री एट का प्रयोग करेंगे। अगर कोई चीज है, मटेरियल है, तो उसके लिए हम एंग्री ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर है और टीचर जो है मनुष्य है, तो इस तरीके से यहाँ पे एंग्री एट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। प्रीति इज एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग ड्यू टू सी इज आउट ऑफ स्टेशन, कहाँ गलती किया गया 47 में। तो एरर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ ड्यू टू जो लिखा हुआ है एरर यहाँ पर है, ठीक है। ड्यू टू के स्थान पर बिकॉज का प्रयोग होगा, तो ड्यू टू सी इज जो लिखा हुआ गलती किया गया है, ड्यू टू के स्थान पर बिकॉज का प्रयोग होगा, क्योंकि रीजन के सेंस में हम बिकॉज का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ना कि ड्यू टू का प्रयोग। तो आंसर बी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है कि कहाँ पर ग्रामेटिकल एरर है ये बताना है, ठीक है। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज एज बिग एज इंडिया, यहाँ कहाँ एरर किया गया 48 में, कहाँ पर ग्रामेटिकल एरर है ये बताना। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 48 में। 48 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 48 में जो गलती की गई है वहाँ यहाँ पर जो है इज जो लिखा हुआ है, वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज एज बिग एज इंडिया, तो इज के स्थान पर यहाँ पे आर का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। आर का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि वाक्य का जो सब्जेक्ट है फ्यू कंट्रीज जो आता है ये प्लूरल में आता है, ठीक है, प्लूरल में आता है। और जब सब्जेक्ट जो आपका प्लूरल है, तो फिर जो उसके साथ वर्ब लगेगा वो भी प्लूरल लगा होना चाहिए, तो यहाँ पे इज जो लगा हुआ ये गलत है, तो इस तरीके से इज गलती किया गया है, यहाँ पे आर होना चाहिए था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में देखते हैं, सिनोनिम्स बताना है। पर्यायवाची रिस्प्लेंडेंट का हमें पर्यायवाची बताना है। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है चमकीला। क्या अर्थ होता है, चमकीला होता है। तो चमकीला का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, इसमें से सिनोनिम्स अगर देखते हैं तो डेजलिंग जो दिया हुआ है ये भी इसका अर्थ भी क्या होता है, चमकीला होता है। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया व्हिच मींस द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन किलिंग ऑफ वंस मदर, इसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड इसका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। बाकी रेजिसाइड जो लिखा हुआ, रेजिसाइड मतलब कि राज हत्या, इसको कह सकते हैं राज हत्या, किलिंग ऑफ जो है किंग्स, तो राज हत्या। रेजिसाइड, इन्फेंटिसाइड मतलब किलिंग ऑफ इन्फेंट मतलब शिशु हत्या, इसको शिशु हत्या कहते हैं। और पैट्रिसाइड मतलब किलिंग ऑफ फादर यानी कि पितृ हत्या, तो ये इसको एक शब्द में कहते हैं। मैट्रिसाइड मतलब किलिंग ऑफ वंस मदर, तो आंसर इसका डी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 अब हो गया। अब हम देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपका होगा जीएस से क्वेश्चन, ठीक है। दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई थी, तो इसकी खोज हुई थी वर्ष 1922 में, ठीक है। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा
की खोज और 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज किया था। ठीक है, राखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, तो इस तरीके से सिंधु सभ्यता की खोज यहाँ पे 1922 से ही हो जाएगी। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ? तो बाबर के मध्य हुआ था और दिल्ली का उसमें सुल्तान था इब्राहिम लोदी, इनके मध्य हुआ था। इसमें बाबर विजयी हुआ था, इब्राहिम लोदी इसमें मारा गया था। ठीक है, और यहीं से जो है मुगल वंश की साम्राज्य का जो है नींव पड़ा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। तो इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है लॉर्ड क्लाइव को। ठीक है, क्लाइव को कहा जाता है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लाइव जो था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर था। बंगाल का ये क्या था? प्रथम गवर्नर बना था। 1766 में क्लाइव ने जो है व्यापार समिति का गठन किया था, तो 1768 में क्लाइव जो है व्यापार समिति को समाप्त कर दिया था। तो इसको जो है माना जाता है भारत में प्रथम ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक। चलिए अगला क्वेश्चन। कलिंग युद्ध ने इनमें से किसके जीवन को परिवर्तित कर दिया? कलिंग युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हुआ था अशोक के समय में। ठीक है, अशोक मौर्य के समय में सम्राट अशोक जो था उसने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा के पूर्व 261 ईस्वी ईसा पूर्व में कलिंग पर इसने आक्रमण किया था। और अशोक का जो 13वां शिलालेख है उससे पता चलता है कि इस युद्ध में करीब 1 लाख लोग मारे गए थे और करीब 1.5 लाख लोग युद्ध में बंदी बना लिए गए थे। युद्ध की विभीषिका स्थिति को देखकर जो है अशोक का मन द्रवित हो गया और उसने सदा के लिए युद्ध त्यागने की घोषणा किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देते हैं। पूर्ण स्वराज की घोषणा किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? पूर्ण स्वराज की घोषणा की अगर हम बात करेंगे तो यह हुआ था लाहौर के अधिवेशन में। ठीक है, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और ये कब हुआ था? 1929 में। तो उसी अध्यक्ष में उसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है घोषित किया गया था। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित किए जाने वाले नए अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है भारती। ठीक है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। 2015 में इसको स्थापित किया गया है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट। चलिए अगला प्रश्न। महासागरों में ज्वार उठते हैं, क्यों उठते हैं, किसके कारण उठते हैं? तो महासागरों में ज्वार जो होता है चंद्रमा के आकर्षण के कारण उठता है और सूर्य के भी आकर्षण, तो इन दोनों के कारण उठता है। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, बोथ ऑफ एबव। ठीक है, तो आंसर सी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? तो वायुमंडल के सबसे नीचे जो पाया जाता है परत या मंडल उसको कहते हैं क्षोभ मंडल, मतलब ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। आंसर बी पार्ट है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 हो गया। अब हम देखेंगे 59। क्वेश्चन नंबर 59 की अगर हम बात करेंगे तो निम्नलिखित में से शहरों में से किसमें वार्षिक ताप परिसर सबसे कम रहता है? भारत के निम्नलिखित शहरों में से किसमें वार्षिक ताप परिसर सबसे कम रहता है? तो यहाँ हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में अगर देखा जाए तो सबसे कम रहेगा। ठीक है, क्योंकि सागरीय जल जो होता है देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। दिन के समय जो होता है स्थलीय सतह का तापमान सागरीय क्षेत्र की तुलना में अधिक होता है और रात में क्या होता है इसके विपरीत पाया जाता है। ठीक है, तो ये पोर्ट ब्लेयर जो ऐसा है ये समुद्र के चारों ओर घिरा हुआ है, इसके कारण यहाँ पे वार्षिक ताप जो होता है परिसर वो सबसे कम होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। निम्नलिखित में से ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत इसमें से कौन सा है? नवीकरणीय स्रोत में इसमें आ जाएगा आपका बायोमास। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, नवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं ऊर्जा के? तो ये वह ऊर्जा होते हैं जो प्रदूषणकारी नहीं होते हैं, जिनका क्षय नहीं होता और या जिनके स्रोत का पुनः जो है भरण होता है। ठीक है, इसके उदाहरण में देखेंगे तो सौर ऊर्जा आ जाता है। सौर ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय स्रोत में आता है। ठीक है, सौर ऊर्जा के अलावा पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय स्रोत में आता है। ठीक है, पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय स्रोत में आता है। इसके अलावा जल विद्युत ऊर्जा हो गया, बायोगैस हो गया, ये सभी क्या है? नवीकरणीय स्रोत है। दूसरा होता है गैर नवीकरणीय स्रोत, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, केरोसिन ये सभी ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इजी क्वेश्चन। आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 368 भाग, याद रखिएगा भाग 20 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्री माओ भंडार नायके, जो कि ये पार्ट हो जाएगा और ये श्रीलंका की थी। ठीक है, जो कि पहली महिला प्रधानमंत्री ये बनाई गई थी 1960 में। इन्होंने 3 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री को पद को संभाला था, 1960 से लेकर 65 तक, फिर 70 से 77 तक, फिर 1994 से लेकर 2000 तक ये रहे थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की प्रत्येक पत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा के प्रत्येक पत्र समिति के अध्यक्ष थे अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, ये जो थे इनको प्रत्येक समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। आंसर इसका डी ऑप्शन राइट है। साधारण नमक का रासायनिक नाम, साधारण नमक मतलब कि NaCl इसका फार्मूला होता है, जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। चलिए, बुढ़ापे से संबद्ध जो अध्ययन की शाखा होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं जेरोंटोलॉजी। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑन्कोलॉजी जो होता है कैंसर से संबंधित अध्ययन करा जाता है। ठीक है, इसके बाद टेरेटोलॉजी, जो टेरेटोलॉजी है ये शारीरिक विकास की असमानताओं के अध्ययन होता है। ठीक है, और नीथोलॉजी जो होता है ये पक्षियों के संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। 66 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि में देखेंगे तो लीवर आ जाएगा। आंसर बी पार्ट है। ठीक है, लीवर जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, SVAYEM भारत के किस राज्य की एक सर्वोत्कृष्ट योजना है? तो स्वयं का फुल फॉर्म है स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण योजना, इसका फुल फॉर्म है, और ये असम का ही योजना है। आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में IIP का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में IIP की बात करेंगे तो होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल जो है प्रोडक्शन। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, इंटरनेट एड्रेस में टर्म जो HTTP लिखा होता है इसका अर्थ क्या है? HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि बी पार्ट में दिया गया है, तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी मेमोरी को लगातार फ्रेश करना पड़ता है? रिफ्रेश किस मेमोरी को करना पड़ता है? तो वह है EPROM। ठीक है, EPROM मतलब कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि स्थायी मेमोरी का प्रकार, परमानेंट मेमोरी का प्रकार है। इसको जो है हर बार क्या करते हैं? रिफ्रेश करे करते हैं। ठीक है, तो EPROM हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट द्वारा लगातार 4 वर्षों तक किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था? तो उस शहर का नाम क्या था? तो उस शहर का नाम है इंदौर, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, दिया गया है, मुंशी तोताराम उपन्यासकार में प्रेमचंद्र द्वारा लिखित किस उपन्यास के पात्र हैं, ये बताना है। तो यहाँ मुंशी जो तोताराम जी थे, ये प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखित जो प्रसिद्ध उपन्यास है निर्मला का एक मुख्य पात्र है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, निर्मला के पति का नाम मुंशी तोताराम था। तो यहाँ आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो रन फॉर सन मई 2024 में जो किया गया नई दिल्ली में किया गया है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस के अवसर पर जो है नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए, मई 2024 में किसे तीसरी बार क्रोएशिया के प्रधानमंत्री बनाया गया? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आंद्रेज प्लेंकोविक। आंद्रेज प्लेंकोविक। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में किसने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है लाई चिंगते। ठीक है, लाई चिंगते जो है ये ताइवान के भी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं। तो आंसर बी पार्ट इसका राइट है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन मैथ के। चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 76 है, जिसमें दिया गया है कि यदि a प्लस बी प्लस ए प्लस बी माइनस सी बराबर 12 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 110 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध इसमें से सही है, ये बताना है। ठीक है, इसको हम लगाएंगे। सबसे पहले देखिए, दिया गया है a प्लस बी माइनस सी बराबर 12 के, इसको हम क्या करेंगे? दोनों साइड में वर्ग कर देंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर। इसको अगर ओपन करते हैं तो ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 2 एक ब्रैकेट में a प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर, मतलब कि 144 का हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको अगर हम और सॉल्व करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 110 दिया गया है, प्लस 2 इंटू ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 144 के। यहाँ पे हम पक्षांतर कर लेंगे, उधर 144 के उधर जाएगा तो 110 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा घट के 2ab माइनस बी सी माइनस सी ए
बराबर क्या हो जाएगा 144 माइनस 110, ठीक है। ये आ जाएगा कितना 34 आ जाएगा। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 34, तो ये क्या बचेगा ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बटे हो जाएगा 2 के, ठीक है। उधर जाएगा तो 2 के बटे हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर ये हो जाएगा 17 के, ठीक है। और यही हमें जो है पूछा गया था कि इनमें से क्या सही है, तो ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 17 के सही है, जो कि दिया गया है एस में, ठीक है। तो एस इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा बी आंसर, बी पार्ट में एस दिया गया है, तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको लगा लेंगे, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है 800 से लेकर 2000 के बीच कितनी संख्याएं 13 से विभाज्य हैं। अब देखिए इसमें 13 से विभाज्य होने के लिए 800 से लेकर 2000 के मध्य निकालना है, ठीक है। तो 800 के बाद मतलब 800 के बाद कौन सी ऐसी पहली संख्या होगी जो 13 से डिवाइड होगी, तो वो होगी 806, ठीक है। इसके बाद कौन सी संख्या होगी, तो वो होगी 819, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें 13 13 जोड़ते जाएंगे और लास्ट वाली कौन सी संख्या होगी, लास्ट वाली अगर हम संख्या देखते हैं तो उसमें कौन सी संख्या हो जाएगी, लास्ट वाली संख्या के लिए क्या करेंगे 2000 को हम 13 से डिवाइड करेंगे और जो हमारा शेषफल आएगा उसको हम क्या करेंगे 2000 में से घटा देंगे, तो वही हमारी संख्या हो जाएगी पहली लास्ट की जो 13 से डिवाइड होगी, तो वो होगी 1989, ठीक है। फार्मूला होता है L बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें यहाँ पे n निकालना, n का मान निकालना, मतलब कितनी संख्याएं है जो 13 से विभाज्य होने वाली इनके बीच में। तो L मतलब अंतिम पद, लास्ट जो नंबर होगा वो अंतिम पद वो L होगा। A का मान पहला पद होता है, D का मान इन दोनों का सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालेंगे, तो 819 में से हम 806 घटा देंगे तो हमारा सार्वंतर निकल आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 13, ठीक। तो यहाँ पे L का मान है 1989 रख देते हैं, बराबर A का मान है 806 प्लस n निकालना है -1 इंटू 13, ये कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। इसको हम कर लेंगे सॉल्व। 806 इधर अगर आएगा पक्षांतर करेंगे तो 1989 माइनस 806 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 13 इंटू एन माइनस 1, ठीक है। 13 इंटू एन माइनस 1 हो गया। यहाँ इसको हम घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, तो ये बचेगा 1183 बराबर 13 इंटू एन माइनस 1 का। एन माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 1183 बटे 13, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे 1183 को, तो ये आ जाएगा 91। तो एन माइनस 1 बराबर 91, एन बराबर कितना आ जाएगा 192, 1 जुड़ जाएगा उधर जाके। तो 800 और 2000 के बीच 13 से विभाज्य होने वाली कुल संख्या जो होगी वो 92 होगी। तो यहाँ राइट आंसर आपका 92 हो जाएगा। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 हो गया। अब हम देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 78 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 10 विभिन्न धनात्मक पूर्णांकों का योग 100 है तो इन 10 संख्याओं में सबसे बड़ी संभावित संख्या क्या होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे 78 तो मान लेते हैं कि 10 धनात्मक संख्या है, उसमें सबसे बड़ी संख्या जो है वो क्या है x है। सबसे बड़ी संख्या हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। फिर क्या करेंगे प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है कि 10 विभिन्न मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 9, ये एक संख्या होगी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग, और प्लस x भी जोड़ लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या x होगी, ठीक है। तो n संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है, n संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है फार्मूला होता है। तो यहाँ पे जो है n संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, टोटल बताया गया 100 है, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा n मतलब 9 संख्या है इंटू एक जुड़ जाएगा उसमें n प्लस 1/2 और इंटू कर यहाँ पे प्लस करके x हो जाएगा, ठीक है। हमें ये पूछा गया। तो इस तरीके से जब ये बन जाएगा तब इसको हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। 100 बराबर हो जाएगा 2 पंचे 10 45 प्लस x, तो x बराबर हो जाएगा 100 माइनस 45, तो x बराबर हो जाएगा 55। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 55, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 55। जो संख्याओं होगी सबसे बड़ी संभावित संख्या होगी 10 संख्याओं में से वो होगी 55, तो 55 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 हो गया। अब 79 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 79 दिया गया है कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबाई दिया गया है, ठीक है। 15 मीटर
15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबाई दिया गया है, और चौड़ाई जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 9 मीटर 43 सेंटीमीटर, 43 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई दिया गया है। फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी, ये हमें बताना। ठीक है, वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता हमें कितनी पड़ेगी, इतना लंबा और इतना चौड़ा चीजें दिया गया है। तो मीटर और सेंटीमीटर दोनों दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 15 मीटर मतलब 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे और 17 सेंटीमीटर और जोड़ देंगे तो 1517 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार 9 मीटर मतलब 900 मीटर हो जाएगा, 900 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 43 सेंटीमीटर और तो जोड़ देंगे तो 943 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 1517 और 943 का हम ले लेंगे HCF लेंगे, क्योंकि हमें वर्गाकार टाइलों को निकालना है। और जब इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करते हैं, जो लंबाई चौड़ाई उनका हम ले लेते हैं HCF। इन दोनों का HCF निकालिएगा तो आ जाएगा 41। ठीक है, 41 आ जाएगा। तो दिए गए अब टाइल्सों की न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी, टाइल्स जो लगेगा उसकी न्यूनतम संख्या क्या आएगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, 1517 इनका क्षेत्रफल 943 बटे 41 जो आया HCF, इससे हम कर देंगे डिवाइड और फिर कर लेंगे इसको हम सॉल्व। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 41 से 37 बार और ये जाएगा 41 से 23 बार। इसको 37 गुणे 23 को आप गुणा करिएगा तो यह आ जाएगा 851, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 851 टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम इसको लगाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 जो दिया गया है वो आप लगाइएगा। मान निकालना है इसमें। ठीक है, मान इसमें निकालना है। दिया गया है ये 9 गुणे 6 भागे 24 और ये भाग गुणा जोड़ घटाओ भाग करना है। इसको लगाइएगा, आप लोग आंसर इसका बताइएगा कमेंट में। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया, तीन संख्याओं के सेट में पहली दो संख्याओं का औसत 21 है, अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना है, 24 है। पहली और अंतिम संख्या का औसत 15 है, तो तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए तीन संख्या हम मान लेते हैं कौन से, A B और C है। ठीक है, अब दिया गया इसमें पहली दो संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 21 है। तो पहली दो संख्याओं का अगर हम योग निकालेंगे तो 21 गुणे 2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21 गुणे 2 ये 42 हो जाएगा टोटल। और फिर इसके बाद ये अंतिम दो संख्याओं मतलब B प्लस C का मान दिया गया है 24, औसत दिया गया 24। तो इनका अगर हम निकालते हैं योग तो 2 से गुणा करेंगे तो 24 दूना 48 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि पहली और अंतिम मतलब कि A प्लस C का मान दिया गया है 15 औसत। तो 15 को अगर योग निकालना टोटल तो 15 दूना 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो A प्लस B प्लस C क्या हो जाएगा, इन तीनों को अगर जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 120 और बाई 2 कर देंगे तो हमारा मान आ जाएगा 60 के। ठीक है, तो 60 जब आ गया तो इन तीनों संख्याओं का योग 60 आ गया। तो इनका अगर हमें एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, तो तीन संख्याएं हैं तो 3 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो 20 हमारा इसका औसत आ जाएगा। ठीक है, 20 हमारा इसका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन नंबर 82 है, जो समझ में नहीं आएगा वो दोबारा देख लीजिएगा। 82 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 12,000 रुपए की एक धनराशि है ABCD के बीच इस तरह विभाजित की जाती है कि A और B के हिस्सों का अनुपात जो है वो 8:9 है, B और C के हिस्सों का अनुपात 2:3 है, C और D के हिस्सों का अनुपात 9:13 है। B और D को प्राप्त होने वाले हिस्से में अंतर बताना हमें, मतलब B माइनस D हमें बताना है या D माइनस B बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो A अनुपात B अनुपात दिया गया है 8:9 के। ठीक है, और इसी प्रकार दिया गया है B अनुपात C बराबर दिया गया है 2:3 के। तो यहाँ पे B का हम बराबर, यहाँ B 9 है, यहाँ पे B 2 है, तो इसको हम कर लेंगे बराबर। तो कैसे बराबर करेंगे, नीचे वाले को हम 9 से गुणा कर देंगे, ऊपर वाले को हम 2 से गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 अनुपात 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 अनुपात 9 त्रिक 27। तो यहाँ से अगर हम A अनुपात B अनुपात C निकालते हैं तो 16 अनुपात 18 अनुपात 27 आ जाता है। अब फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि C अनुपात D का भी मान दिया गया, कितना दिया गया, 9:13। तो यहाँ से हम C यहाँ पे 27 है, C यहाँ पे 9 है, तो इसको हम क्या करेंगे, अगर 3 से गुणा कर देंगे तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा 9 त्रिक 27 अनुपात 13 39। तो अब हम क्या करेंगे, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालते हैं तो 16 अनुपात 18 अनुपात 27 अनुपात 39, ये आपका निकल के फाइनली आ जाता है। ठीक है, निकालना हमें है D और B को प्राप्त होने हिस्सों में अंतर।
तो d माइनस बी अगर हम करते हैं तो d माइनस बी 39 माइनस 18 होता है, और इसमें अंतर जो आएगा उसको हम क्या करेंगे, इसको जो 12,000 की जो धनराशि है उससे हम गुणा करेंगे, बटे 100 करेंगे, तो हमारा मान जो है निकल के आ जाएगा। ठीक है, इन चारों को जब जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, तो इनका अंतर बटे 100 इंटू 12,000 जो रुपए है, तो ये हमारा d माइनस बी हो जाएगा फाइनली। ठीक है, तो 39 माइनस 18, तो 9 में से 8 जाए 1, और 3 में से 2 21। ठीक है, 21 बटे 100 इंटू 12,000, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 120, 21 गुणे 120, इसको जब आप गुणा करेंगे तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 2,520 रुपये। 2,520 रुपये इसका फाइनल आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के अंतर का कितना आ जाएगा मान, 2,520। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि फलों के एक टोकरे में प्रत्येक 25 फलों में से एक फल खराब है। खराब हो चुके फलों का 60% विक्रय होता है। यदि विक्रेता ने 48 खराब फलों का विक्रय किया तो टोकरों में फलों की संख्या ज्ञात करना। अब जो 60% जो विक्रय हुआ है वो 48 खराब फल ही बेचा गया है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, टोकरे में फलों की संख्या। चलिए निकालते हैं। देखिए 60% बराबर दिया गया है 48 के, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 60% बराबर 48 के हो जाता है। अगर हम यहाँ पे 1% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 48 बटे 60 हो जाएगा। ठीक है, 5% अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 48 बटे 60 इंटू 5 के। ठीक है, 5 12 12 चौका 48 बराबर ये 4 के आ जाएगा। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 100% हो जाएगा 4। ठीक है, 5% बराबर आ जाए मतलब 4 के, तो 100% कितना आ जाएगा, तो 100% हो जाएगा 80 के। ठीक है, 80 क्या हो जाएगा। अब क्या करना है, तो कुल खराब फल हमें प्राप्त हो गए। कुल खराब फल मतलब 100% मतलब कुल ये खराब फल आ गए। कुल खराब फल की संख्या आ गई। कुल खराब फल कितने हैं, 80 हैं टोटल। तो कुल फल कितने हो जाएंगे, कुल फल कितने हो जाएंगे, तो कुल फल जो है वो हो जाएगा 25 फलों में से एक फल खराब है, तो 25 गुणे 80 कर देंगे। ठीक है, 25 फल में से एक फल जो है खराब है, और कुल खराब फल 80 हैं, तो टोटल 25 गुणे 80 कर दें तो हमें कुल फल कितना आ जाएगा, 2000। तो 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2000 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया है कि एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों का 70% मत मिला। यदि कुल मतों के 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया तो मतों की कुल संख्या अगर 6,40,000 हो तो इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की गणना करना है। ठीक है, तो देखिए कुल अगर वैध मत हमें निकालना तो कैसे निकालेंगे। कुल वैध मत निकालने के लिए कुल वैध मत क्या हो जाएगा इसके लिए, तो 6,40,000 कुल मत है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि 20% मत को अवैध घोषित कर दिया, मतलब 80% ही बचे वैध मत, तो गुणे 80 बटे 100 कर देंगे। और कह रहा है कि उसको 70% वैध मत मिले तो 70 बटे 100 कर देंगे। तो इस तरीके से इसको हम कर लेंगे सॉल्व। तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, बाकी हम गुणा भाग कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 3,58,400। इसका राइट आंसर 3,58,400 हो जाएगा, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 दिया है 85 में दिया गया कि 25 आइटम की कीमत x आइटम बेचकर अर्जित की गई आय के बराबर है। तो x ज्ञात करना है हमें। इस लेन देन में प्राप्त जो परसेंटेज लाभ है वो कितना है, 25%। तो देखिए 25 आइटम का सीपी जो दिया गया, मतलब 25 आइटम को खरीदा गया पहले, 25 आइटम 25 ऑफ सीपी बराबर हो जाएगा 25 आइटम x आइटम ऑफ एसपी के, ये दिया गया आय के बराबर है। तो यहाँ से सीपी अपान एसपी अगर निकालते हैं तो कितना आ जाता है, x बटे 25 आ जाता है। तो परसेंटेज लाभ क्या हो जाएगा, परसेंटेज लाभ हो जाता है 25 माइनस एक्स, मतलब जितना बेचा गया और खरीदा गया है उसको घटा देंगे तो लाभ आ जाएगा। उसको खरीदे वाले से अगर गुणा कर डिवाइड कर देंगे इंटू 100 कर देंगे तो ये हमारा परसेंटेज लाभ आ जाएगा। ठीक है,
परसेंटेज लाभ दिया गया है 25 के, 25 के बराबर कर देंगे 25 माइनस एक्स अपान एक्स इंटू 100। ठीक है, 25 चौका 100, 4 बार जाएगा तो 25 माइनस एक्स अपान एक्स बराबर 1/4 हो जाएगा। यहाँ से इसको हम 75 गुणा करते हैं तो x बराबर हो जाएगा 100 माइनस एक्स, 100x माइनस 4। ठीक है, 100x, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा, 1 मिनट, ये हो जाएगा 75 जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25 चौका 100 माइनस 4x आ जाएगा। इसको 75 करेंगे तो हो जाएगा, ये जाएगा प्लस में तो हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 100 के, तो x बराबर आ जाएगा 20 के। तो हमें x ही ज्ञात करना था तो 20 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है, 86 नंबर है, एक वस्तु को 25% और x% की क्रमिक छूट के बाद 612 रुपए में बेचा जाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 960 है तो x का मान क्या होगा। अब अंकित मूल्य दिया गया कितना, एमआरपी दिया गया इसका, एमआरपी बराबर 960 रुपए। अब इस पर क्या है, 25% की छूट दिया गया, 25% की डिस्काउंट दिया गया, तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा, तो 960 बटे 100 इंटू 100 माइनस 25 मतलब कि 75 हो जाएगा। 25 तिया 75, 25 चौका 100, कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका मूल्य 720 रुपये। अब प्रश्न के अनुसार इस पर भी x% की छूट दिया गया है, x% का और डिस्काउंट दिया गया, इसके बाद मूल्य क्या बचेगा, तो 720 बटे 100 इंटू 100 माइनस एक्स बराबर के, ये कितना दिया गया है कि दोनों छूट के बाद 612 रुपये में बेचा जाता है, तो ये बराबर के 612 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 से कैंसिल करेंगे तो 12 छक 72, ये जाएगा 12 पंच 60, 12 12। ठीक है, फिर इसको हम क्या करेंगे, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब कर लेते हैं गुणा, 300 माइनस 3x बराबर 51, 5 एकम 5, 5 हम 25, 255। ठीक है, 75 करेंगे तो 3x उधर जाएगा तो 300 माइनस 255 बराबर 3x हो जाएगा। 3x बराबर कितना आ जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 45 के। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15 के। तो यहाँ आंसर x का मान क्या हो जाएगा, 15% आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। यदि 8% की दर पर 4 वर्ष में वर्तमान राशि जो है 87,750 हो जाती है तो मूल राशि ज्ञात करना है। मूल राशि कितना था, मतलब मूलधन हमें बताना। मूलधन मान लेते हैं P है, तो जो प्रश्न के अनुसार अगर देखते हैं तो P प्लस P इंटू आर इंटू टी है 4 अपान 100, तो ये ब्याज हो गया। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा जो है क्या निकल के आता है, मिश्र धन, मतलब टोटल राशि। तो टोटल राशि कितना दिया गया, 87,750 की, तो इसको बराबर कर देंगे। यहाँ से P कर लेंगे जो है दोनों में कॉमन, तो 1 प्लस 8 बटे 25 बचेगा। ठीक है, यहाँ से कट जाएगा, ये 25 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 87,750। ठीक है, इसको फिर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 33 बटे 25 बराबर 87,750। अब इसको और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो P बराबर माना जाएगा 87,750 गुणे 25 बटे 33। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, हल करिएगा तो आपका मान आ जाएगा 66,477.27। यही आपका मूलधन हो जाएगा जो कि दिया गया है सी पार्ट में, तो सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 1000 की राशि है, उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है 3 वर्षों के लिए। पहले 2 वर्ष के लिए 10% लगता है और तीसरे वर्ष के लिए 50% लगता है, तो ब्याज कितना होगा ये बताना है। ठीक है, तो 10% का लगाया जाता है, 10% मान लेते हैं इसमें। 10% कितना हो जाएगा, 10% बराबर हो जाता है 1/10। इसका अगर हम 3 वर्षों में देखते हैं तो 10 क्यूब हो जाएगा, मतलब 1000 हो जाएगा। मूलधन 1000 पर पहला 2 साल 10% लगता है इस तरीके से। ठीक है, और तीसरे साल जो लगता है वो कितना लगता है, 50%। 50% मतलब 1/2, तो तीसरे साल 1/2 लगता है 1000 पर। इसका 1/10 हो जाएगा, ये 100 आ जाएगा ब्याज। दूसरे साल इस पर 1/10 लगेगा, ये 100 आ जाएगा। दूसरे साल इस 100 पर भी 1/10 लगेगा, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, इसके बाद तीसरे साल इस पर मतलब 50% लगेगा, मतलब 1/2, तो 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 500। ठीक है, और तीसरे साल इसमें देखेंगे तो इस पर लगेगा
1/2 जो हो जाएगा आपका ये 50, और इस पर लगेगा 1/2 जो हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा ये 5, ठीक है। और इस पर भी लगेगा आपका 1/2 मतलब 50% तीसरा साल, तो ये हो जाएगा 50। तो इस तरीके से आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज आया वो कितना आ जाएगा, 100, 500, 50, 10, 5 और 50, ये इतना आपका आ गया CI कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। इन सभी को जोड़ते हैं तो 5 2 700 प्लस 100 प्लस 10 5 15, ठीक है, 7 1 8 815 रुपये। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज 815 रुपये आ जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1050 पर ही निकालना था। अगर यहाँ पर 1050 पर नहीं निकालना होता तो हम उसको रेशियो के बराबर करके हम निकालते, ठीक है। तो 1000 पे हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो आ जाएगा 815 रुपये 3 सालों में, और पहले 2 साल के लिए 10%, तीसरे साल के लिए 50%, इस तरीके से हम लगा देंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 89 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इस तरीके से दिया गया है कि ए ने 54,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। बी और सी को क्रमशः 4 और 6 महीने के बाद इस व्यवसाय में शामिल किया गया। वर्ष के अंत में लाभ को 1:4:5 में अगर विभाजित किया गया तो बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजी के बीच का कितना अंतर है ये बताना, ठीक है। तो ये 89 नंबर क्वेश्चन है। इसको कैसे लगाएंगे 89 नंबर, तो मान लेते हैं बी के द्वारा जो निवेश की गई पूंजी है वो कितना है, x है, और सी के द्वारा निवेश की गई पूंजी है जो है y, ठीक है। तो अब प्रश्न के अनुसार जो 54,000 रुपये है, 54,000 में इसको 12 महीने के लिए लगाया गया ए के माध्यम से, फिर जो है बी लगाता है x पूंजी 8 महीने के लिए, 4 महीने के बाद लगाता है ना, तो इसलिए 8 महीने उसका भी लगा, और y जो लगाता है 6 महीने बाद लगाता है तो 6 महीने, बाकी जो 6 महीने हुआ उसमें लगता है। इनका लाभ आ जाता है इसका 1:4:5, ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए बी के लिए अगर निकालते हैं तो 8x बराबर हो जाएगा, बी का मान 8x है, तो 8x बराबर हो जाएगा 54,000 गुणे 12 और गुणे 4, बी का मान कितना 4, ठीक है। तो यहाँ से अगर और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 54,000 गुणे 6, ठीक है। इधर से कट जाएगा 4 दूनी 8 और 2 छक 12, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 54,000 गुणे 6, मतलब इसको गुणा करते हैं तो 3,24,000 रुपये आ जाएगा, ये x का मान, और x मतलब b का मान आ गया हमें। इसी तरीके से y का निकालेंगे तो 6y दिया गया है, 6y बराबर हो जाएगा आपका 54,000 गुणे 12 गुणे 5, ठीक है। 6 का मान कितना है 5, तो इसके परिप्रेक्ष्य में इसको हम सॉल्व करते हैं 6 दूनी 12 आ जाता है। y बराबर अगर देखेंगे तो 5 दूनी 10, तो यह आ जाएगा 5,40,000, ठीक है, 40,000 ये माना जाता है y का। तो y माइनस एक्स कितना हमें पूछा गया है, बी और सी के द्वारा निवेश की गई पूंजी, तो ये निवेश की गई पूंजी आ गई। अब इसका y माइनस एक्स मतलब 5,40,000 माइनस 3,24,000 में से घटाएंगे तो ये घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 2,16,000 रुपये। तो इतना अंतर आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2,16,000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, सी पार्ट में दिया गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का अनुपात दिया गया है 2:1, और उसमें कहा जा रहा है कि मिश्रण में 12 लीटर पानी मिला देते हैं, तब दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 4:3 हो जाता है। मतलब कि हम इसमें पानी छेड़ते हैं, पानी मिलाते हैं, लेकिन दूध को नहीं मिलाते, दूध उतना का उतना ही रहता है। तो दूध है यहाँ पे 2, दूध है यहाँ पे 4, तो इसको हम कर लेंगे बराबर, तो इसको हम कर देंगे 2 से गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4:2, और ये सेम रहेगा 4:3। अब दूध हमारा बराबर है। अब इसमें हम पानी कितना मिलाया गया, तो अगर हम देखते हैं तो 2 से 3 हो जा रहा है, मतलब 1 रेशियो पानी मिलाया गया है, तो 1 रेशियो दिया गया है 12 लीटर के, ठीक है। 1 रेशियो कितना दिया गया, 12 लीटर के मिलाया गया। तो यानी कि हमें पूछा क्या गया, नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी, मतलब 4:3 में पानी की मात्रा कितनी है, 3 रेशियो है, तो 12 लीटर मिलाया गया, तो 12 गुणे 3 मतलब 36 लीटर पानी नए मिश्रण में हमें मिलेगा, और हमें यही पूछा गया था, तो 36 लीटर हो जाएगा, 12 3 36, आंसर डी ऑप्शन इसका राइट, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं था,
चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 है कि एक रघु एक कार को 8,400 रुपये के पारिश्रमिक पर 16 दिनों में करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन सहयोगी के साथ लेने पर कार्य 12 दिनों में पूरा हो जाता है। मतलब रघु अगर उसको अकेला कार्य करेगा तो 16 दिनों में कार्य करेगा, और रघु प्लस उसका सहयोगी अगर मिलकर काम करता है तो 12 दिन में काम करता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 48 आ जाएगा टोटल काम, और 3 इसकी कार्य क्षमता हो जाएगी, 4 इन दोनों की कार्य क्षमता हो जाएगी। तो 4 इन दोनों की कार्य क्षमता है तो सहयोगी की कार्य क्षमता और रघु, इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, इनका अगर अनुपात लेते हैं, रघु अनुपात सहयोगी की कार्य क्षमता का अनुपात, तो क्या हो जाएगा, तो 3 है रघु का और 4 है इन दोनों का, तो मतलब 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 बराबर 1 हो जाएगा सहयोगी का कार्य क्षमता। तो सहयोगी के पारिश्रमिक का अंश पूछा गया है, सहयोगी के पारिश्रमिक का अंश कितना हो जाएगा, तो 8400 रुपये टोटल है। इसमें सहयोगी का जो कार्य क्षमता वो 1 है, टोटल कितना है कार्य क्षमता 4 है, 3 1 4, तो 1/4 कर देंगे, यहाँ से कैंसिल करेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2100। तो सहयोगी का जो पारिश्रमिक अंश हो जाएगा इसमें से वो हो जाएगा 2100। ठीक है, तो आंसर 2100 सही है, आंसर इसका सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, इस तरीके निकाल लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। दिया गया है कि अभी एक कार से एक यात्रा 9 घंटे में समाप्त कर देता है। वो यात्रा का जो पहला आधा भाग है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और दूसरा जो आधा भाग है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तय की गई कुल दूरी हमें ज्ञात करना है, इसमें कुल दूरी ज्ञात करनी है। मान लेते हैं कुल दूरी कितनी है, मान लेते हैं कुल दूरी जो है वो 2d किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार अगर देखते हैं तो इसका पहला भाग मतलब d जो हो जाता है, d को ये चलता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इतना समय लगेगा। दूसरे की अगर भाग करेंगे, दूसरा भाग बचेगा d, उसको भी ये कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर डिवाइड करेंगे तो समय निकल जाएगा, और ये दोनों समय मिलाकर 9 घंटा चलता है टोटल, तो 9 बराबर कर देंगे। यहाँ से हम कर लेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 40 और 50 का हम ले लेंगे लासा, 40 गुणे 50 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 50d प्लस ये हो जाएगा 40d बराबर 9 के, 50 और 40 90d बटे 40 गुणे 50 बराबर 9 के। 9 से कैंसिल करेंगे, 9 दाहियम 90। ठीक है, 10 से 1 0 कट जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा 5 चौक 20, 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर एक भाग आया, तो कुल दूरी हमने माना कितना था, कुल दूरी हमने माना था 2d, तो 2d बराबर कितना हो जाएगा, तो 200 गुणे 2 बराबर 400 किलोमीटर, तो कुल दूरी हो जाएगी 400 किलोमीटर की। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या है, आंसर इसमें जो सही है वो सी पार्ट करेक्ट है, 400 किलोमीटर इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इजी है ये भी, लगाते हैं। दिया गया 300 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 67 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चलने वाले व्यक्ति को कितने समय में सेकंड में पार करेगी, ये बताना है। ट्रेन की लंबाई कितनी दी गई है, ट्रेन की लंबाई दिया गया है, ट्रेन की लंबाई है 320 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 320 मीटर। ट्रेन की चाल क्या है, ट्रेन की चाल क्या है, ट्रेन की चाल है 67 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और व्यक्ति की चाल क्या है, व्यक्ति की चाल क्या है, व्यक्ति की चाल दिया गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर हम इनका सापेक्ष चाल निकालते हैं, तो जब विपरीत में चलती हैं चालें तो दोनों की जोड़ दिया जाता है, तो सापेक्ष चाल निकल के आ जाता है, 67 प्लस 5 ये हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो हम किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। ठीक है, 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। समय हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कितने सेकंड में पार करती है व्यक्ति को, तो समय हमें ज्ञात करना है, दूरी पता है 320/20 चाल हो जाएगा इसके, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, 2 16 सेकंड में समय हो जाएगा जिसको पार कर देगी ट्रेन। ठीक है, तो 16 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 सेकंड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। 94 है, एक शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो धारा के प्रतिकूल 52 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। धारा की गति क्या होगी ये बताना। तो धारा की गति बताना, तो मान लेते हैं धारा की गति जो है वो x किलोमीटर है।
x किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तब धारा के अगर प्रतिकूल नाव की सापेक्ष चाल देखेंगे, धारा के प्रतिकूल नाव की सापेक्ष चाल अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाए, तो घट जाएगा, 8 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। आप चूंकि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो मतलब कि 8 माइनस एक्स, चाल सापेक्ष चाल बराबर दूरी दिया गया है 52 किलोमीटर और समय लगता है 8, तो इसको इसके बराबर कर देंगे। यहाँ से अगर हम भाग करते हैं तो ये हो जाता है 4 2 जाएगा और ये हो जाएगा 13 बार। ठीक है, तो 8 दूनी 16 माइनस 2x बराबर 13 के। ठीक है, माइनस 2x यानी कि 2x बराबर हो जाएगा 16 माइनस 13 के, तो 2x बराबर हो जाएगा 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2 के। ठीक है, जो कि हमने माना था धारा की चाल, और धारा की चाल हमें 3/2 मतलब कि इसको और भाग करते हैं तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड हो जाएगी। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। 95 में दिया गया कि 7 वर्ष पहले, ठीक है, 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात जो था वो कितना था, तो 4:5 था, ये दिया गया है। फिर कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, ठीक है, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद जो है ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 होगा। तो वर्तमान आयु में कितना अंतर है ये बताना है। तो देखिए 7 वर्ष पहले 4:5 था और 8 वर्ष बाद 9:10 होगा। तो वर्तमान आयु हमें पता नहीं, तो देखिए 7 वर्ष जो पहले, इसमें अगर हम 7 वर्ष जोड़ देते हैं मतलब 7 4 11 अनुपात 5 7 5 12, तो ये आ जाता है क्या, वर्तमान आयु। वर्तमान आयु क्या आ जाता है, वर्तमान आयु आ जाता है 11:12। ठीक है, 11:12 आ जाता है। तो इन दोनों के बीच अगर हम देखते हैं डिफरेंस, तो 7 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 8 7 15, तो 15 रेशियो किया जाता है। ठीक है, 15 रेशियो। तो 5 और इन दोनों के बीच का रेशियो अगर देखते हैं तो 5 रेशियो क्या आता है, और 5 रेशियो के कितना दिया गया है, 5 रेशियो दिया गया है 8 7 15, ये जुड़ जाएगा तो 15 क्या हो जाएगा, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 3 के। 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 3 वर्ग के। अब वर्तमान जो आयु पूछा गया है, वर्तमान आयु ये निकल के आएगा, वर्तमान आयु कौन सा होगा, ये 11:12 हो जाएगा। जब इनमें जोड़ेंगे प्लस 7 करेंगे तो 11:12 में अगर हम 12 में डिफरेंस देखते हैं तो 1 रेशियो का डिफरेंस आता है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 रेशियो, और 1 रेशियो का मान कितना है, 3 आया है। तो 3 वर्ष इन दोनों का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, 3 वर्ष। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु में कितना अंतर हो जाएगा, 3 वर्ष का अंतर होगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब यह एक ही तरीका सॉल्व कर, अब इसके बाद इसको अगर लगाना है तो आपको ए की आयु मान लिए 4x, 7 वर्ष पहले, बी की आयु 5x, इसके बाद ए की वर्तमान आयु मान लिए तो 4x + 7 करेंगे, बी की वर्तमान आयु 5x + 7 करेंगे। फिर प्रश्न के अनुसार 4x + 7 में 8 जोड़ेंगे, 5x + 7 में 8 जोड़ेंगे, ये बराबर हो जाएगा 9/10 को। फिर इसको सॉल्व करिएगा, फिर यहाँ पर भी आपको x बराबर 3 ही निकल के वर्तमान में आएगा अंतर। ठीक है, तो उस तरीके से लगा सकते हैं साधारण मैटर से भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 दिया गया है एक पाई चार्ट के माध्यम से। पाई चार्ट हम बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पर जो दिया गया है मान, उस मान को भी लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई है। ई का मान 55 डिग्री, डी का मान 100 डिग्री, सी का मान 120 डिग्री, और साथ ही में ए का मान 50 डिग्री और बी का मान 35 डिग्री। ए का मान 50 डिग्री और बी का मान 35 डिग्री है। ठीक है, इस तरीके से दिया गया, ये दिया गया है। यहाँ पे पूछा क्या गया है, पूछा गया है सवाल ये पूछा गया है कि यदि 2016 में डी उत्पादों के 1500 यूनिटें बेची गई और 2017 में कंपनी द्वारा बेची गई यूनिटों की कुल संख्या 2016 में बेची गई यूनिटों की तुलना में 18% अधिक है, तो 2017 में कंपनी के द्वारा कितनी यूनिटें बेची गई, ये पूछा गया है। तो 2016 में बेचे गए जो डी उत्पाद हैं, डी की उत्पाद कितनी है 2016 में 1500 यूनिट। ठीक है, माने कि 100 डिग्री, डी का जो 100 डिग्री है वो बराबर हो जाएगा 1500 के।
तो यहाँ से 1 डिग्री अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 15 यूनिट के, ठीक है। 1 डिग्री का मान 15 यूनिट के आ गया। अब देखते हैं 2016 में बेची गई कुल यूनिट कितनी हो जाएगी, कुल उत्पाद यूनिट कितनी हो जाएगी, कुल यूनिट कितनी आ जाएगी। तो 15 यूनिट है तो ये हो जाएगा कुल जो होता है 360 डिग्री, तो 15 गुणे 360 डिग्री कर देंगे तो इस तरीके से हो जाएगा 5400 यूनिट के, कुल यूनिट 5400 आ गया। अब प्रश्न के अनुसार हमें 2017 वाला निकालना है, ठीक है। 2017 में बेचे गए उत्पाद की कुल यूनिट कितनी हो जाएगी, तो टोटल यूनिट है 5400 और 17 में जो बेचा गया है वो कितना है 18%, 16 से अधिक है तो 118/100 कर देंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू निकल के आ जाएगी 54 गुणे 118। अब 54 गुणे 118 जब आप करिएगा तो उसका मान हो जाएगा 6372 यूनिट, और यही हमसे पूछा गया था। तो इस तरीके से आंसर 6372 यूनिट हो जाएगा। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या जाएगा ए पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 दिया गया है, एक सूर्य जब सूर्य का उन्नतास 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तब ऊर्ध्वाधर जो टावर मतलब लंबा जो टावर है उसकी समतल भूमि पर जो छाया है उसकी लंबाई में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। तब टावर की ऊंचाई, मान लीजिए टावर है, इस तरीके से कोई टावर खड़ा हुआ है, ठीक है, टावर है। इस टावर को बताया जा रहा है कि पहले 45 डिग्री था, 45 डिग्री मतलब कि मान लीजिए इस तरीके से यहाँ पर था, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे मिल जा रहा है, तब ये कोण बनता है 45 डिग्री। और यहाँ पे सूरज यहाँ पर है तो इसका यहाँ पे उन्नतास जो बनेगा जो बताया जा रहा है इस तरीके से ये बनेगा 45 डिग्री, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि 45 से अभी हो जा रहा है 30 डिग्री, 45 से कितना हो जा रहा है 30 डिग्री, मतलब कि ये इस तरीके से आगे बढ़ जा रहा है इसकी छाया, तो ये हो जा रहा है ये कितना 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री हो जा रहा है ये मान, ये हो जा रहा है 30 डिग्री, ये उन्नतास 30 डिग्री बन रहा है इस तरीके से। तब पूछ रहा है कि जो ये छाया बढ़ा है इसकी लंबाई में वृद्धि, ये जो बढ़ा है ये कितना है 10 मीटर बढ़ा है, 10 मीटर बढ़ गया इतना। ये मान लेते हैं ये x मीटर था इसकी पहले छाया, अब वो 10 मीटर बढ़ गया तो टोटल कितनी हो जाएगी 10 + x इसकी छाया हो जाएगी। ऊंचाई h है इसकी, ठीक है, 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं इस कोण इस एंगल को a मान लेते हैं, ठीक है, सॉरी इसको नहीं मानते, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं C और इसको मान लेते हैं बिंदु को D। तब कैसे हम निकालेंगे, हमें निकालना का टावर की ऊंचाई जिसको हमने माना h। तो चलिए टावर की ऊंचाई मान लेते हैं, टावर की ऊंचाई जो है h है, h मीटर है, ठीक है, h मीटर में मान लेते हैं, मीटर में ही दिया गया है। तब त्रिभुज ABC देखिएगा, त्रिभुज ABC देखिएगा, ABC त्रिभुज ABC कौन सा है, ये है 30 डिग्री वाला त्रिभुज A B और C, ये है त्रिभुज ABC। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो tan 30 का मान हो जाएगा h/x + 10 हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी tan 30 का मान, क्योंकि tan थीटा बराबर कितना होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटे बेस। तो यहाँ पे h है परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा 10 + x। तो tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा h + x/10। ये पहला समीकरण बन गया। अब देखिए दूसरा फिर क्या फार्मूला, पुनः अगर आप देखिएगा त्रिभुज DBC में 45 डिग्री वाला देखिएगा DBC, तो DBC में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री लगा हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा h/45 डिग्री, इसका जो बेस होगा वो कितना है x है, तो h/x हो जाएगा। tan 45 का मान 1 होता है तो 1 बराबर h/x हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर h किया जाएगा, ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा h किया आ जाएगा। तो हम मान इस दूसरे वाले को हम एक पहले वाले में रखेंगे, पहला मान जो हमारा है 1/√3 बराबर h/x + 10, तो h का मान निकालना तो h अपान यहाँ पे h + 10 कर देंगे। इसके बाद हम इसको करेंगे सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h + 10 बराबर हो जाएगा h√3 के, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। यहाँ पे 10 बराबर हो जाएगा h√3 h - h, ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा
h बराबर हो जाएगा 10/√3 - 1। अब नीचे डिनोमिनेटर में इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाइड, तो √3 + 1 से ऊपर गुणा, √3 + 1 से नीचे गुणा। h बराबर क्या हो जाएगा, √3 + 1 × 10, यहाँ पे हो जाएगा a + b, a - b मतलब 3 - 1, मतलब कि 3 - 1 हो जाएगा 2। ठीक है, 2 से 5 बार कैंसिल होगा, तो 5√3 + 1 इसका वैल्यू हो जाएगा। और यही हमारा फाइनली ये मीटर में राइट आंसर हो जाएगा, 5√3 + 1 मीटर। बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट क्या है, 97 का बी पार्ट सही है। ये मान निकल के आ जाएगा 98। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। 98 ये दिया गया है कि समीकरण में ग्राफ 2x + 3y = 11, x - 2y + 12 = 0, p बिंदु x1 y1 पर एक दूसरे को काटते हैं तथा समीकरण x - 2y + 12 = 0 का ग्राफ जो है q x2 y2 पर x अक्ष को काटता है। अब जब x अक्ष को काटेगा तो वहां पर y = 0 हो जाएगा समीकरण। तो हमें मान ज्ञात करना है x1 - x2 y1 + y2 का मान। तो यहाँ पे हमें x1 x2 y1 y2 का वैल्यू पता करेंगे और फिर इसके बाद हम जोड़ घटा लेंगे। कैसे पता करेंगे, तो जो समीकरण दिया गया है हमारा 2x + 3y = 11 के पहला समीकरण है, और फिर इसके बाद है x - 2y + 12 के बराबर 0 के, ये हमारा जो है दूसरा समीकरण। तो इसको अगर हम और पक्षांतर करते हैं, ये दूसरा समीकरण नहीं मानेंगे, ये हो जाएगा 2x - 4y = -24 के, ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, इसमें 2 से गुणा कर देंगे। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, 1 और 2 को हल करिएगा। हल करने के बाद आपको क्या निकल के आएगा, x बराबर -2 आ जाएगा और y बराबर 5 आएगा। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लेंगे, मैं इतना मान के चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे x और y का मान आ गया, मतलब कि इसका मान हो जाएगा, ये x1 बराबर आ जाएगा -2 हो जाएगा, और ये y1 का मान आ जाएगा 5 के। ये दो मान हमें x1 y1 का पता चल गया। अब समीकरण फिर लेते हैं, x - 2y + 12 = 0 के, ये समीकरण हो गया, और ये एक है y = 0 के, ये तीसरा समीकरण है। y = 0 कहाँ से आया, y = 0 जो आया, ग्राफ पर x अक्ष को काटता है, जब x अक्ष को काटेगा x2 y2, तब वो y = 0 समीकरण बनेगा। ठीक है, इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो y का मान रखिएगा, तो x बराबर यहाँ पे आपको आ जाएगा -12, और y का मान आ जाएगा 0 है। यानी कि x2 का मान हमें पता चल गया -12 के, और y2 का मान हमें 0 पता चल गया। अब जो हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, x1 - x2 + y1 + y2 का मान। यहाँ हम इस वैल्यू को उठाकर रखेंगे, x1 का मान है -2 और x2 का मान है -12, तो +12 प्लस y1 का मान कितना है 5, और y2 का मान कितना दिया गया 0। सॉल्व करेंगे तो 12 5 17 -2, तो ये हो जाएगा 15। आंसर ये हो जाएगा 15। तो इस तरीके से इसका मान निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ग का परिमाप दिया गया है, एक आयत के परिमाप के आधे के बराबर है। अब वर्ग का परिमाप दिया गया है 40 मीटर है, यदि इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें आयत का लंबाई और आयत की चौड़ाई पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम निकालेंगे, जो पहले ऊपर जो दिया गया है क्वेश्चन, वर्ग का परिमाप कितना दिया गया है, वर्ग का परिमाप दिया गया है 40 मीटर। 40 मीटर दिया गया है, और कह रहा है कि आयत का परिमाप के बारे में कहा है कि वर्ग के परिमाप जो है एक आयत के परिमाप के आधे के बराबर है। तो आयत के परिमाप के आधे के बराबर मतलब आयत का परिमाप जो होगा इसका दूना होगा, मतलब 40 × 2 मतलब 80 मीटर होना चाहिए। अब मान लेते हैं आयत की लंबाई जो है आयत की, वो कितनी है, L मीटर है। तो इसकी जो है आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, प्रश्न के अनुसार कहा गया कि लंबाई की 2/3 है, मतलब कि 2L/3 हो जाएगी। अब यहाँ पे आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप जो होता है वो क्या होता है, 2 × लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई धन चौड़ाई दिया गया 2L/3, जोड़ देंगे, ये बराबर के 80 दिया गया है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 3 2 5L/3 हो जाएगा, 2 40 बार जाएगा। ठीक है, 5 8 40,
और एल का मान आ जाएगा 24 मीटर। तो लंबाई आ गई 24 मीटर, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2 × 24/3 हो जाएगा। 3 और 24 8 दूनी 16 मीटर। हमें लंबाई चौड़ाई का मान पता चल गया, तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। तो 24 × 16 कर देंगे। 24 × 16 जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 384 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आंसर 384 इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें यही निकालना था, लंबाई और चौड़ाई। जब आप निकाल लेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। इस वीडियो का अंतिम वीडियो होगा इस प्रैक्टिस सेट का, मतलब ये अंतिम क्वेश्चन है। 4 लड़कों और 3 लड़कियों को एक पंक्ति में क्रमबद्ध किया जाना है। इस अवस्था में 2 लड़कों के एक साथ और 2 लड़कियों के एक साथ न होने की संभावना ज्ञात करना है। क्या होगी? अब 4 लड़कों के बीच में 3 स्थान खाली है, तो लड़कियों को बैठाने का जो तरीका होगा वो कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। और लड़कों को जो बैठाने का तरीका कितना हो जाएगा, 4 लड़के हैं तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो कुल तरीका कितना हो जाएगा, कुल तरीका इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। अब प्रायिकता हमें निकालना है, जब 2 लड़के या 2 लड़कियां साथ न बैठे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपान 7 का फैक्टोरियल। इसको आप जब गुणा भाग करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 1/35, ठीक है। 4 फैक्टोरियल को आप ओपन करें, 4 × 3 × 2, ठीक है, ये हो जाएगा। और 3 फैक्टोरियल को ओपन करें, 3 × 2 × 1, ये हो जाएगा। 7 फैक्टोरियल को ओपन करो, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये हो जाएगा। तो यहाँ से 3 × 2 × 1, 4 × 3 × 2 1 कट जाएगा, ठीक है। ऊपर जाएगा 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 से 6 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा। नीचे क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35, तो 7 × 35 हो जाएगा। तो 1/35 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। 1/35 संभावना हो जाएगी, ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।